बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बोहर थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका फर्स्ट पास्टुलेट। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे सेकंड पास्टुलेट और थर्ड पास्टुलेट। ठीक है, फर्स्ट जो है आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे ताकि हम लोगों को सेकंड और थर्ड जो है वो अच्छी तरह समझ आ जाए। फर्स्ट में उन्होंने क्या कहा था कि एटम के पास क्या होता है, एक सेंटर होता है, हैज़ अ सेंटर, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के गिर्द क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकेंडली उनके ये यहाँ पे पैराग्राफ शो हो रहा है, ईच ऑर्बिट हैज़ अ डिफरेंट एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज थे कि मैंने कहा था कि बहुत नहीं, ये नहीं था कहा। मैंने जब ये पढ़ी थी तो मैं कह रही थी कि ईच ऑर्बिट, ठीक है, कि हर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलाउ नहीं होता। और बहुत ने ये कहा था, क्योंकि रदरफोर्ड ने जो कहा था ना, उन्होंने कहा था कि तमाम जो आपके पास ऑर्बिट में है ना, उन सब में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो तमाम ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करें, वो सिर्फ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में करेंगे रिवॉल्व। ठीक है, कि ओनली फिक्स्ड ऑर्बिट होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिवॉल्व करेंगे। तो हर ऑर्बिट की क्या होगी, डिफरेंट एनर्जी होगी। और इलेक्ट्रॉन क्या मूव करेंगे हायर ऑर्बिट से बाय अब्जॉर्बिंग एनर्जी एंड ड्रॉप टू अ लोअर ऑर्बिट बाय एमिटिंग एनर्जी। मतलब कि हायर से वो लो लेवल में आएंगे जब वो एनर्जी को एमिट करेंगे, और जब वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे तो वो हाई से लो से हाई में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, ये क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको सेकंड और थर्ड समझ आ जाए। इसकी थोड़ी सी हमारी वो भी थ्योरी भी रहती थी, वो भी हम लोगों ने डिस्कस करनी थी, इस वजह से ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेकेंडली क्या था कि बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। अगर वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है आपके पास कि जो आपके पास होता है, अगर वो एनर्जी को रेडिएट करते रहेंगे तो आप एक टाइम ऐसा आएगा कि तमाम एनर्जी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपका एटम जो होगा वो अनस्टेबिलिटी को शो करेगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये बोहर ने स्टेट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। और इन स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं उस ऑर्बिट में लॉन्ग टाइम तक, मतलब कि कई अरसे तक उसमें रह सकते हैं विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। ईच ऑर्बिट हैज़ अ डेफिनेट एनर्जी एंड अ डेफिनेट रेडियस। हर ऑर्बिट का अपनी एक क्वांटाइज्ड एनर्जी या डेफिनेट एनर्जी और रेडियस होता है, तो इस एनर्जी स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम लोग बेसिकली करेंगे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को। ठीक है, आपके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा होगा, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये वाला, ठीक है, और ये इसका मास m है, फोर्स F, वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को एक सर्कल में मूव करवाती है, मतलब कि वो फोर्स जो होल्ड करती है इलेक्ट्रॉन को कि मूव करना है इन ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस, वो फोर्स हमारे पास कौन सी होती है, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सर्कल में मूव करता रहता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज होल्डिंग इलेक्ट्रॉन टू मूव इन ऑर्बिट अराउंड इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है ना बेसिकली बच्चे, वो किसी और फोर्स की वजह से होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद फोर्स नहीं होती, किसी दूसरी फोर्स की वजह से वो फोर्स होती है। यहाँ पे किसकी वजह से है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कौन सी है, यहाँ पे आ जाए आप, ये आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास क्या होती है, वो फोर्स होती है जो अट्रैक्ट करती है, या अट्रैक्शन होती है उसमें, या रिपल्शन होती है उसके पार्टिकल्स की, क्योंकि उनके इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, सपोज करें यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोटॉन को आप लोग अभी नहीं कंसीडर करें, यहाँ पे न्यूक्लियस को कंसीडर करें। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियस बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग इस को ले लेते हैं इस एग्जांपल को। तो यहाँ पे अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी से हम अगेन फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और हमारे पास टोटल एनर्जी जो होगी वो आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है,
तो यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स किसकी इक्वल है, एम वी का स्क्वायर ओवर आर, ये आपको नज़र आ रही होगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी इक्वल है, के ई स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर की इक्वल है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करें आप, तो एक आर के साथ एक आर कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास यहाँ पे एम वी का स्क्वायर रहा और यहाँ पे के ई स्क्वायर ओवर आर रहा। अब 1/2 क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड आउट करें, अभी तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें है ना, टोटल एनर्जी तो नहीं फाइंड आउट करें। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, 1/2 होती है ना, 1/2 एम वी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग 1/2 करने के लिए, ताकि ये काइनेटिक एनर्जी बन जाए, ये वाली चीज़ जो है, तो हम लोग यहाँ पे 1/2 करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे भी 1/2 हाफ से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन जो होगा वो कुछ इस तरह बन जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी, वो 1/2 के ई स्क्वायर ओवर आर की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, काइनेटिक एनर्जी की, और ये आपके पास टोटल एनर्जी है। ये टोटल एनर्जी कैसे आई, ये आपको अभी बताते हैं। यहाँ पे आप देखें, काइनेटिक एनर्जी थी आपकी काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या थी, के ई स्क्वायर, हाँ जी, 1/2 के ई स्क्वायर ओवर आपके पास थी आर, ये तो थी काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है ना। तो हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को यू एंड ई से करते हैं ना नोट। तो यू ई आपके पास क्या होगा, के Q1 Q2 ओवर आर। ठीक है, Q1 जो है ना, ये फोटोन का चार्ज है, Q2 क्या है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। के तो कांस्टेंट है, और R जो है इन चार्जेस के दरमियान डिफरेंस है। R क्या है कि इन चार्जेस के दरमियान जितना डिफरेंस है वो है। और Q1 किसका चार्ज है, फोटोन का, Q2 किसका है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखें कि यू ई आपके पास किसकी इक्वल आएगी, के Q1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे, एक मिनट, के ई, फोटोन का चार्ज कितना होता है ई, और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है माइनस ऑफ ई होता है ना, और नीचे कितना है आर है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के ई स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब इस एनर्जी को और आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है, ये वाली एनर्जी, आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं। पहले तो इसकी थोड़ी सी ना, इसको कम कर देते हैं, ताकि हम इनको प्लस करें तो कम स्पेस लगे। ठीक हो गया, यहाँ पे आप लिखेंगे एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यू एंड ई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आई थी आपके पास, वो थी आपके पास 1/2 के ई स्क्वायर ओवर आर, एंड ये थी माइनस ऑफ के ई स्क्वायर ओवर में आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है और ये आपके पास थी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में आई थिंक था 1/2 के ई स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पे जो है वो आपके पास स्क्वायर नहीं है बल्कि जस्ट आर है। ठीक है, ये देखें आप, के ई स्क्वायर ओवर आर, ये नज़र आ रहा है आपको, ये वाला है यहाँ पे, तो इस वजह से ये जस्ट के ई स्क्वायर ओवर आर है। ये देखें 1/2 में से अगर आप हाफ को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी, वो आपके पास आएगी माइनस ऑफ के ई स्क्वायर ओवर आर। तो ये आपके पास क्या थी, वो टोटल एनर्जी थी जो हम लोगों को ऊपर मिली थी स्लाइड्स में। ऊपर स्लाइड्स में कहाँ पे, ये वाले, इसको थोड़ा मैं कम कर देती हूँ। तो ये देखें, ये वाली टोटल एनर्जी जो थी ऐसे आपको मिली कि पहले आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी तो मिल गई थी 1/2 के ई स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको पहले ही फाइंड आउट हो चुकी थी। ठीक है, देन आप लोगों ने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को इस फार्मूला से फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगी के ई स्क्वायर ओवर आर, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी जो होगी वो आ जाएगी। टोटल एनर्जी किसकी इक्वल है, माइनस के ई स्क्वायर ओवर 2r की इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं सेकेंड पास्टुलेट।
थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। सेकंड पास्टुलेट आपके पास क्या था कि बोहर ने स्टेट किया था एटम अमिट करता है या अब्जॉर्ब करता है एनर्जी को तब जब ओनली इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट टू अनदर स्टेशनरी स्टेट। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो तब उसको एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है जब वो एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरी स्टेशनरी स्टेट में जाता है। ठीक है, बोहर ने क्या स्टेट किया था कि एटम जो होगा कब एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा या कब अमिट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन जो होगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ट्रांजिशन करेगा, मतलब एक स्टेशनरी स्टेट से अनदर स्टेशनरी स्टेट में जाएगा। सिंपल वर्डिंग में आप क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना ऑर्बिट इस वक्त तक चेंज नहीं करता। ठीक है, कि कब तक चेंज नहीं करता, जब तक आप उसमें कोई एनर्जी ऐड नहीं करते या रिमूव नहीं करते। ठीक है, सेकेंड लाइन आपको ये नज़र आ रही होगी, यहाँ पे ठहर मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपको ये देखें, और वी कैन से दैट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडिड और रिमूव्ड। मतलब कि ये मेन चीज़ इसकी यही था। सेकंड पास्टुलेट बेसिकली इस पे ही करता है बेस कि आप उसका ऑर्बिट उस वक्त तक चेंज नहीं होगा जब तक आप उसमें कोई एनर्जी ऐड नहीं करेंगे या उससे कुछ रिमूव नहीं करेंगे। एनर्जी ऐड करने का क्या मतलब है कि आपने एनर्जी कुछ दी है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है कि वो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन को अगर आपने कुछ एनर्जी दी है तो वो सपोज करें या E1 पे था तो वो एनर्जी गेन करके यहाँ पे E4 पे आ गया। ठीक है, एनर्जी गेन करके इस ऑर्बिट में आ गया, तो मीन आपने उसमें एनर्जी ऐड की है। अगर ऑर्बिट E4 पे है तो उसमें से आपने एनर्जी को रिमूव किया तो वो E2 पे आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी एडिड मीन के इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लो से हायर एनर्जी स्टेट में, और एनर्जी रिमूव मीन के इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर से लो एनर्जी में। जरी सी बात है, अगर एनर्जी को रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अगर वो हायर स्टेट में है तो लोअर स्टेट में आ जाएगा, और अगर आप एनर्जी को ऐड करेंगे तो वो लो स्टेट में है, तो अगर एनर्जी उसको मिलेगी तो वो लो स्टेट से हायर स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, ये इनका था सेकंड पास्टुलेट। अब हम आते हैं थर्ड पास्टुलेट पे, सॉरी सेकंड अभी कंटिन्यू है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ जाए। अच्छा, सेकंड पास्टुलेट है, उन्होंने कहा कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को बाय एन ओरिजिन, मतलब कि वी कैन अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा फ्रॉम हियर। हम लोग जो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के ओरिजिन क्या है वो हमें बोहर का सेकंड पास्टुलेट बताएगा। कैसे बताएगा, वो हमें बताया बोहर ने कि टेल अस दैट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय एन एटम डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। के जो वेवलेंथ है ना रेडिएशन की वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, एनर्जी की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। कौन सी वेवलेंथ, कौन सी रेडिएशन और कौन सी रेडिएशन की वेवलेंथ, ये समझ नहीं ना आया होगा तो इसको मैं अभी आपको बताती हूँ। सेकंड पे आ जाए, ये देखें, ये E2 अगर आप सपोज करें यहाँ पे कि आपने एनर्जी को रिमूव करवाया तो E4 से ये हम पहले वाला रिमूव कर लेते हैं, तो E4 से आपके पास जो है वो E2 में आया। ठीक है, E4 से E2 में आया, तो इतनी एनर्जी जो होगी ना, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स, इतनी रेडिएशंस अमिट होंगी, और इन रेडिएशंस की वेवलेंथ को भी बोहर ने बताया था। ये सेकंड पास्टुलेट है, और वो वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करती है। देखिए कि क्या कुछ उन्होंने प्रूव करके दिखाया हुआ है, और कुछ बच्चे कहते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल है, हम उनकी चीज़ें जो उन्होंने प्रूव किया हुआ है जस्ट वो पढ़ते हैं और हमें फिर भी डिफ़िकल्ट लगता है। और देखिए उन्होंने क्या क्या प्रूव किया हुआ है। ठीक, और मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वापस आते हैं। तो E4 E2 अगर एनर्जी को रिमूव करवाया तो E4 से वो E2 में आ गया, तो इतनी उसने रेडिएशंस अमिट की, मतलब कितना पार्ट रेडिएशन का अमिट किया, इसकी वेवलेंथ जो होगी वो डिपेंड किसकी ऊपर करेगी, इन एनर्जी के लेवल्स पे ऊपर करेगी। मतलब फाइनल स्टेट में से आप इनिशियल स्टेट को माइनस करेंगे ना, तो ये जो एनर्जी है इतनी एनर्जी का फोटोन अमिट होगा। आप कह सकते हैं कि इतनी एनर्जी की वेवलेंथ जो होगी वहाँ से अमिट होगी। ठीक है क्या,
तो यही वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पोस्टुलेट में क्या कहा था कि बहुत टेल अस दैट द वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन, जो वेव लेंथ वहाँ से अमिट हुई है वो किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे करती है। अगर आप उसमें से EF में से EI को कर दें तो आपके पास होगी वो वेव लेंथ आ जाएगी, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन की जो अमिट हुआ है या अब्जॉर्ब हुआ है उसकी आपके पास वेव लेंथ आ जाएगी। द एनर्जी ऑफ द फोटोन आर क्वांटाइज्ड, एनर्जी फोटोन की एनर्जी क्या है वो क्वांटाइज्ड है। सो द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन और अब्जॉर्ब फोटोन इज इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स। तो यही बात हम ऊपर भी कर चुके हैं डिस्कस कि जो एनर्जी आपके पास जो अमिट हुआ है फोटोन या उसकी अब्जॉर्ब हुआ है उसकी इक्वल, उसकी एनर्जी किसकी इक्वल होगी, वो इक्वल होगी। सो द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन और अब्जॉर्ब फोटोन में किसकी इक्वल होगी, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू एनर्जी स्टेट, तो उन एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगी। मीन कि अगर आप EF में से EI को करेंगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी E उस एमिटेड फोटोन की या उस अब्जॉर्ब फोटोन की, तो वो आपके पास ये वाली E क्या होगी, वो आपके पास वेवलेंथ होगी, क्योंकि हमें पता है E इक्वल किसके होता है, HF के इक्वल होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग नीचे करते हैं, आपको भी समझ आ जाएगा। E इज इक्वल टू HF आ गया, तो HF और EF माइनस ऑफ EI आ गया आपके पास। HF इज इक्वल टू EF माइनस ऑफ EI, ठीक है। अब हमें पता है कि जो आपके पास है F वो किसके इक्वल होता है, F हमारे पास इक्वल होता है C ऑफ लैम्डा के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे F की जगह पे क्या पुट कर देंगे, C ऑफ लैम्डा, ना कि इस, ये तो फाइनल स्टेट है ना, ये फाइनल इनिशियल है, इस F की जगह पे पुट करेंगे तो ये HC ओवर में आपके पास आ जाएगा लैम्डा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा EF माइनस ऑफ EI, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, HC को उधर ले जाएंगे और लैम्डा आपके पास वैसे ही रहेगा। HC यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब कि डिवाइड हो जाएगा 1/HC EF माइनस ऑफ EI ब्रैकेट क्लोज्ड, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, 1/लैम्डा रह जाएगा। ये क्या है, ये 1 है, ठीक है। ये पॉइंटर से थोड़ा अजीब सा लिखा जा रहा है। अच्छा खैर, इसको थोड़ा सा हम करते हैं जूम आउट, तो ये नहीं हो रहा शायद। अच्छा, ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास ये वाली एनर्जी आ जाएगी, ये जो उन्होंने बताया हुआ ना, ये ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास था इसका सेकंड पोस्टुलेट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पोस्टुलेट है आपके पास। थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि क्वांटाइजेशन को आपको बताता है, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट आपको क्या बताता है, क्वांटाइजेशन कंडीशन को बताता है। ऊपर लिखा भी होगा पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब कि बोहर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो हो गए फिक्स्ड ऑर्बिट्स में मूव करते हैं ना, तो अब उन्होंने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जहाँ पे उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h का। द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर अलाउड, वो ऑर्बिट अलाउ हैं, आर दोज फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h का, ठीक है। सिंपल वर्डिंग में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जस्ट उन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर उन इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h का। मीन कि उनका एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो किसके इक्वल होगा, NH/2π के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाले ऑर्बिट जो होंगे वो अलाउ होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिवॉल्व कर सकता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, a stationary orbit is one whose parameter must be an integral multiple of de Broglie wavelength. According to de Broglie क्या था कि एक जो आपके पास स्टेशनरी ऑर्बिट है वो कौन सा होता है कि उसका अगर पैरामीटर है तो इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा, वो आपके पास अगर डी ब्रोगली की वेवलेंथ का होगा ना, तो देन वो आपके पास क्या होगा, एक स्टेशनरी ऑर्बिट होगा। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। अब 2πr इज इक्वल टू n/π, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखेंगे 2πr n/π, ये n है, ठीक है। तो ये यहाँ पे h सा लग रहा है। अच्छा, पाई आपके पास किसकी इक्वल होता है, h/p के, h/p के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे NH/p
ये पाई की जगह पे सॉरी लैम्डा की जगह पे मैंने लिखा है, ठीक है। एन लैम्डा है, तो लैम्डा किसकी इक्वल होता है, 4p के इक्वल होता है। ये तो एन था, एन वैसे यहाँ पे 2πr, ये भी वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक हो गया। अब आप लोग देखें p किसकी क्या होता है, p मोमेंटम होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे NH/mv, और यहाँ पे आपके पास 2πr वैसे ही, ठीक। यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस एम बी को यहाँ पे ले आना और 2π को यहाँ पे ले आना। मीन के आप लोग नीचे ड्रैग ही कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोग MVR रहने देंगे और यहाँ पे आप लोग लिख देंगे NH/में 2π, ठीक है। अब MVR क्या होता है, ये L ही तो होता है, तो ये एंगुलर मोमेंटम आ गया NH/2π का। तो देखें डी ब्रोगली की जो थी और जो थी आपके पास ये वाली इनका बोहर का थर्ड पोस्टुलेट था, दोनों आपस में क्या करते हैं, दोनों का एग्रीमेंट है, ठीक है। ये हम अभी पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये देखें, दस द डी ब्रोगली स्टेटमेंट इज़ एन एग्रीमेंट विद द बोहर पोस्टुलेट। यहाँ पे ये हम लोग प्रूव करके आ चुके हैं। ये वाली MVR इज इक्वल टू NH/2π, ये हम लोगों ने किससे किया था, ये हम लोगों ने डी ब्रोगली की वेवलेंथ से किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टेशनिंग ऑर्बिट वो होगा जिसके जो पैरामीटर होगा उसकी वो मल्टीपल किसका होगा, डी ब्रोगली की वेवलेंथ का होगा। तो इसको अगर हम कंपेयर करें बोहर के साथ, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, एग्रीमेंट करते हैं, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखें कि इलेक्ट्रोसेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसकी वजह से प्रोवाइड की गई है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अप्लाई की गई है, ठीक है। तो वो आपके पास कौन कौन सी है, ये जो MV का स्क्वायर ओवर R है आपके पास, ये कौन सी थी फोर्स आपके पास थी काइनेटिक एनर्जी की, और ये आपके पास जो थी KE स्क्वायर ओवर R, के स्क्वायर ओवर R आपके पास कौन सी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी ये वाली, और MV का स्क्वायर ओवर R आपके पास कौन सी थी, वो आपके पास थी सेंटीपिटल फोर्स थी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी बाद में करके फाइंड आउट किया था। तो KE स्क्वायर ओवर R का स्क्वायर आपके पास कौन सी है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये आपके पास सेंटीपिटल फोर्स है। इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आपके पास V आ जाएगा। V कैसे आएगा, यहाँ से आप लोग देखें ये V का स्क्वायर है, ठीक है, ये V का स्क्वायर है, तो ये M यहाँ पे आके क्या होगा, M/R है, ठीक है। इसको आप एक इस साइड पे लेके आए तो आपके पास आ जाएगा KE स्क्वायर ओवर में MR, क्योंकि इस R के साथ ना आप एक R को कैंसिल कर दें तो यहाँ पे जस्ट एक R रह जाएगा, ये R कैंसिल हो जाएगा और M आ जाएगा, तो M इसके नीचे आ जाएगा, MR आ जाएगा। तो V स्क्वायर है, अगर V स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया। तो V की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, KE स्क्वायर ओवर MR 1/2 आ जाएगा। बाय पुटिंग L वी हैव, अब यहाँ पे देखें V आपके पास, अब V को अब हम लोगों ने क्या बनाना है, एंगुलर मोमेंटम बनाना है। तो V है जस्ट हमें क्या साथ में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा MR, ताकि ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम बन जाए। अगर हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया तो हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे अंडर रूट है, मतलब 1/2 है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम MR स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या है, इसकी पावर है 1/2, ठीक है। अगर हम MR स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर मैं आपको यहाँ पे साइड पे बताती हूँ। ये देखें, अगर आप MR स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जस्ट MR रह जाएगा। इसलिए हम लोगों ने जब इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाना है ना अंडर रूट के अंदर, तो MR स्क्वेयर से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये स्क्वेयर एक इसके साथ कट जाएगा और बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, MRV क्या आपके पास L है, और यहाँ पे आपके पास KE स्क्वेयर, और ये MR कट गया और ऊपर एक MR था और वो आपके साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे MR, और 1/2 वैसे का वैसे ही ऊपर। तो ये आपके पास L की वैल्यू आ गई, ये वाली, ठीक है, ये L की वैल्यू आ गई। बाय पुटिंग द वैल्यूज अबव फार्मूला वी हैव L इज इक्वल टू NH/2π। इनको किस फार्मूला में पुट करना है, ये जब हम इसका थ्योरेटिकल मतलब वो करेंगे ना इंशाल्लाह अज़ीज़, हम इसकी करेंगे
क्या उसको कहते हैं डेरिवेशन, तो तब आपको पता चलेगा कि यह आपके पास NH/2 पाई आ जाएगा। और वो क्या होगा, आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, वो क्या शो करेगा कि ये क्वांटाइज्ड है। सो द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्वांटाइज्ड होगी, वो प्रूव हो जाएगी जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। होपफुली आपको 3 पोस्टुलेट जो थे वो समझ आ गए होंगे। हम लोगों ने एक चीज़ को किया था और काफ़ी जाके इसको एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।